नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस क्लास में हम परिचर्चा करने वाले हैं हमारे पाठ्यक्रम को लेकर के। विशेष रूप से हम जिस पाठ्यक्रम को लेकर बातचीत करने वाले हैं वो पाठ्यक्रम है सुपर टेट को लेकर के। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट परीक्षा को लेकर के जो पाठ्यक्रम आता है, जिसमें शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान से संबंधित विषय वस्तु पूछी जाती है, उसको लेकर के हम यहाँ बातचीत करने वाले हैं। आपने मुझे अच्छी तरह पहचान लिया होगा दोस्तों, मैं आर के वैष्णव बाल मनोविज्ञान शिक्षण कौशल यानी कि विभिन्न प्रकार के मेथड्स को लेकर के जो है समय समय पर विद्यार्थियों से बातचीत करता रहता हूं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं सुपर टेट के पाठ्यक्रम को लेकर के, विशेष रूप से बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल से संबंधित पार्ट्स को लेकर के। दोस्तों, अगर हम बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये हमारा जो पार्ट है, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें शिक्षण कौशल को लेकर के हम बात करते हैं, तो ये टीचिंग मेथड्स के क्षेत्र का पार्ट है। टीचिंग मेथड्स से जुड़ा हुआ जो पार्ट है हमारा, उससे संबंधित विचारधारा इसमें हम देखेंगे। और बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशली साइकोलॉजी का पार्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर हम साइकोलॉजी को लेकर के बात करने वाले हैं। ये दोनों ही पार्टों से मिला करके दोस्तों आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो प्रश्न आने वाले हैं उनकी संख्या लगभग कितनी रहने वाली है, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ से संबंधित 10-10 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10-10 प्रश्न यहाँ से अपने को पूछे जाने हैं। तो अपने को ये दोनों ही शिक्षण कौशल और बाल विकास के जो क्षेत्र हैं इनसे संबंधित टॉपिक्स को अच्छी तरह समझना है। आपके पाठ्यक्रम में इसके लिए 2 अलग अलग यूनिट्स दिए हुए हैं। एक शिक्षण कौशल से संबंधित अलग यूनिट दिया हुआ है और बाल मनोविज्ञान से संबंधित अलग यूनिट दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ दोनों को एक साथ इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि दोनों अपने आप में एक ही प्रकार की विषय वस्तु से जुड़े हुए हैं और दोनों को हम साथ साथ पढ़ने वाले हैं। अलग अलग टॉपिक्स के साथ साथ हम बातचीत करेंगे, पर हमारा जो पाठ्यक्रम रहेगा उसमें हम इस एक ही बुकलेट के साथ में इस विषय वस्तु को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसके टॉपिक क्या क्या रहेंगे, कौन से टॉपिक में से कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, क्या क्या बिंदु उसमें होंगे, सब टॉपिक्स क्या क्या होंगे जो अब हम पढ़ेंगे, उसको लेकर के मैं अभी इस क्लास के अंदर आपसे बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पर हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों कि सुपर टेट जो है ये सामान्यतया एक ऐसी परीक्षा है जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल को लेकर हम बात करें, पिछली परीक्षाओं के आधार पर इसके जो पेपर्स हैं उनके आधार पर यदि हम बात करें तो एक सीधी गणित जो निकल कर के आती है वो ये है कि सुपर टेट के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न भी सुपर ही होते हैं, जैसे कि इसका नाम है। और आने वाली सुपर टेट में भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी भी सुपर होनी चाहिए। और सुपर तैयारी के लिए हमें एक एक बिंदु के बारे में पता होना चाहिए, किस बिंदु में से क्या हम पढ़ेंगे और कौन सा बिंदु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और एक एक बिंदु को लेकर के हम यहाँ पर बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें पहले नंबर पर है शिक्षण कौशल के क्षेत्र में लेकर यदि हम बात करें तो शिक्षण विधियां और उसके बाद में जो है विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल। दोस्तों, हम अगर बात करते हैं शिक्षण विधियों और कौशल को लेकर के तो ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सिलेबस है, एक व्यापक विषय वस्तु है, लेकिन इस व्यापक विषय वस्तु को बहुत ही आलीशान ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से, एक बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ में हम इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि गागर में सागर भर जाए और कम से कम विषय वस्तु में हमारा हर वो प्रश्न जो सुपर टेट में पूछा जाए हमें मिल जाए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आपका योगदान इसमें यह रहेगा कि आपको उसी लहजे से, उसी तरीके से, उसी गंभीरता के साथ में पढ़ना है और मैं इसके अंदर काम करने वाला हूं उस मुद्दे को लेकर के जितनी विषय वस्तु आपको चाहिए, जिस लेवल तक आपको प्रश्न पूछा जा सकता है उस लेवल तक विषय वस्तु बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचा पाऊं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, आपका भी उसमें पूरा प्रयास रहेगा और हम मिलकर के इस कार्य को बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करने वाले हैं। दोस्तों, ये शिक्षण विधियां जो है ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे होते हैं। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे का मतलब है दोस्तों
किस प्रकार से हम किसी विषय वस्तु को सीखते हुए अपने बालकों को उनको सिखाने का प्रयास करेंगे और अपने बालकों तक इस विषय वस्तु को भेजने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण बात ये भी अपने को ध्यान में रखनी है दोस्तों कि यहाँ पर हम मूल रूप से बात करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। यहाँ हम बात करेंगे शिक्षण क्या है, यहाँ हम बात करेंगे कि विधि क्या है, यहाँ हम बात करेंगे पढ़ना क्या है और अधिगम क्या है। यानी कि शिक्षण क्या है, विधि क्या है और अधिगम क्या है, ये तीन हमारे मूल बिंदु रहेंगे जिनको लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इन तीनों ही क्षेत्रों से हमें परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाना तय है दोस्तों। तो ध्यान रहे अपने को, पहला हमारा बिंदु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप में ये पूरा शिक्षा शास्त्र है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। शिक्षण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, विधियाँ क्या उसके बारे में पढ़ेंगे, अधिगम क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विधियों को लेकर के भी हम बात करने वाले हैं, जो एक सामान्य प्रकार की विधियाँ होती है। लेकिन यहाँ आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम केवल और केवल बात करेंगे विधि के संदर्भ में क्या मुख्य विचारधाराएं हैं और किस तरह से इस विधि का उपयोग किया जाता है, किस विद्वान के द्वारा इस प्रकार का प्रचलन किया गया है। ये सामान्य सी जानकारियां जो है यहाँ पर अपने को लेनी होगी। उसके बाद में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का मतलब है दोस्तों, एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय दो विशेष उपागम और एक सबसे वो बड़ा उपागम जिसके बिना वो आगे कार्य बढ़ा नहीं सकता, ऐसे करके तीन उपागम काम में लेता है। पहला उपागम विधि के रूप में होता है जो यहाँ पर हम बात कर चुके, और दूसरा और तीसरा जो उपागम है उसमें एक तो शिक्षण के सूत्र होते हैं और एक शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। इनको लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। शिक्षण सूत्रों में 8 से 10 महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जो प्रत्येक शिक्षक को पढ़ाते समय काम में लेने होते हैं एक मार्गदर्शक के रूप में। और इसके बाद में जो है यहाँ पर हम 10-12 सिद्धांतों को लेकर बात करेंगे जो शिक्षण प्रक्रिया के समय, पढ़ाते समय बालक के अंदर एक विशेष प्रकार के अधिगम की व्यवस्था हो जाए, बालक अधिकतम मात्रा में सीख पाए, उसकी एक लेवल तक, एक सीमा तक उसमें अधिगम हो पाए, इसको लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम बहुत सारे सूत्र जैसे आपने पढ़े होंगे दोस्तों, रुचि का है, प्रेरणा का है, उद्देश्य पूर्ति का है, ऐसे बहुत सारे शिक्षण सिद्धांत हैं जिनको लेकर के हम बातचीत करेंगे। और ये सारे के सारे सिद्धांत हमारे लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत होंगे जो सुनिश्चित रूप से हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, हमारे पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से उपयोगी होने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। वर्तमान भारत का समाज क्या है, वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, वर्तमान भारतीय समाज शिक्षा को लेकर के किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है, वर्तमान समय में एलिमेंट्री एजुकेशन की क्या स्थिति है, भारत देश में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैसे कैसे भारत देश में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे शिक्षा प्रणाली क्या है, शिक्षा प्रणाली क्या है, उसका प्रबंधन क्या है और प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है। इन सबको लेकर के हम इस टॉपिक के माध्यम से बात करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करने वाले हैं दोस्तों कि क्या शिक्षा प्रणाली है, क्या प्रबंधन है, क्या प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनका सिनेरियो है, प्राथमिक स्कूलों के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन का जो वास्तविक सिनेरियो अपने देश में है वर्तमान में, उस सिनेरियो को लेकर के हम यहाँ बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में समावेशी शिक्षा को लेकर के, समावेशी शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के वर्तमान समय के अंदर जो नए प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या हैं, समावेशी शिक्षा को लेकर के आधुनिक दृष्टिकोण से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या है। इसका मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर के, उसको लेकर के हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके प्रयासों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी वो पार्ट है जहाँ से सुनिश्चित रूप से हमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाना तय है। इसके आगे देखिए शैक्षिक मूल्यांकन और मापन क्या है।
इसमें हम बात करेंगे मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है दोस्तों, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, मापन और मूल्यांकन के अंदर जो है क्या अंतर है। इसके अलावा हम बात करेंगे सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली क्या है, सतत मूल्यांकन क्या है, समग्र मूल्यांकन क्या है, इसको लेकर के भी हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम शैक्षिक वातावरण में होने वाले मूल्यांकन और मापन को अभिप्राय सहित समझेंगे। मूल्यांकन और मापन जो है उसमें मूल्यांकन की क्या विशेषताएं, मापन की क्या विशेषताएं, उनको देखेंगे। मूल्यांकन और मापन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसको समझेंगे। आकलन क्या होता है, वर्तमान समय के अंदर जो है हमारे यहाँ पर सतत समग्र जो है मूल्यांकन प्रणाली है, वो सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली क्या है, सतत मूल्यांकन क्या होता है, समग्र मूल्यांकन क्या होता है, कैसे होता है, मूल्यांकन की प्रविधियां कौन कौन सी है, ये सारा कुछ यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं। और ये सभी जो यहाँ पर बिंदु हैं, जिन बिंदुओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, इन सभी बिंदुओं से कम 1 या 2 प्रश्न आने वाले हैं निश्चित रूप से अपने प्रश्न पत्र में। हर बिंदु से एक तो आना ही है, 2 भी आ सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में से लगभग 6 से 7 प्रश्न आने वाले हैं। ये 6 से 7 प्रश्नों से जुड़ा हुआ मैटर है जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों इस सारे मैटर को लेकर यदि हम बात करते हैं तो लगभग ये हमारा 10 से 15 क्लासों का विस्तार से मैटर रहेगा। 10 से 15 क्लासेस के माध्यम से हम निश्चित रूप से उन 10 प्रश्न या 7 प्रश्न या 8 प्रश्न जो भी आने वाले हैं वहां तक पहुंच जाएंगे जो हमारी परीक्षा में होंगे या हमें उनका जवाब देना होगा। उसके लिए बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी चिंता आपको करनी है कि जो क्लासेज आगे अपनी इसमें रहेगी विधिवत रूप से, वो सारी क्लासेज आपको ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से समझनी है और ध्यान से समझने के साथ ही उनसे संबंधित एक एक बात को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तभी जाकर के आप बेहतर प्रकार से इसको कर पाएंगे, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके आगे दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला जो बिंदु रहेगा इसमें वो रहेगा आरंभिक पठन कौशल। आरंभिक पठन कौशल का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभ में एक बालक पढ़ना कैसे सीखता है। प्रारंभ में बालक का पढ़ना सीखना कैसे, क्या, इन मुद्दों को लेकर हम बात करने वाले हैं। प्रारंभ में एक बालक कैसे पढ़ना सीखता है, क्या सीखता है, कैसे पढ़ेगा, कैसे नहीं पढ़ेगा, तो ये अपने आप में बड़ी कुशलता की बात होती है। हालांकि हम यहाँ पर विस्तार से बातचीत करेंगे पठन कौशल क्या होता है, पढ़ने के अंदर या पढ़ने के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह से पठन से संबंधित, वाचन से संबंधित अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जिनको लेकर के हम गौर करने वाले हैं और यहाँ से भी सुनिश्चित रूप से प्रश्न अपने को पूछा जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये एक बड़ा बिंदु है। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है ये अपने आप के अंदर दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ ही साथ में इसमें दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बड़ा टॉपिक है। इसमें प्रबंधन क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, शैक्षिक प्रबंधन का व्यवहार क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन के विशिष्ट कार्य क्या हैं, ये शैक्षिक प्रबंधन जो होता है उस प्रबंधन के संसाधन क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, डिटेल से बातचीत करेंगे इसमें। और इसमें डिटेल से बातचीत करने के साथ साथ ही हम यहाँ पर प्रशासन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक विशेष प्रकार का कार्य व्यवहार है, उसको लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें वर्तमान शैक्षिक प्रबंधन की गतिविधियों के बारे में बात करते समय हम वर्तमान के अंदर जो हमारे यहाँ पर NCF 2005 और RT 2009 जैसी गतिविधियां हैं,
या शिक्षा नीतियाँ जो है विभिन्न प्रकार की, उनको लेकर के भी यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न भी अपने को यहाँ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में शैक्षिक प्रबंधन का एक हिस्सा है, शैक्षिक प्रबंधन की एक व्यवस्था है। तो उन सबके संदर्भ में भी यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है? व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नता। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भिन्नता पाई जाती है, जो अंतर पाए जाते हैं, उन अंतरों को, उन भिन्नताओं को हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सबसे पहले किसने पढ़ना शुरू किया, कैसे पढ़ा उन्होंने? सरल भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रंग रूप में अंतर होना, बुद्धि लब्धि में अंतर होना, व्यवहार में अंतर होना, कार्य कुशलता में अंतर होना, ये सारी की सारी चीज़ें व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाती है। स्किनर महोदय के अनुसार एक भी कोई इस प्रकार का व्यवहार या एक भी कोई पक्ष जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्ति से अलग किया जा सकता है, पृथक जिसको समझा जा सकता है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। तो उसको लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, यानी व्यक्ति व्यक्ति में पाया जाने वाला अंतर। व्यक्ति व्यक्ति में पाया जाने वाला अंतर, ये क्या कहलाता है भाई? व्यक्ति व्यक्ति में पाया जाने वाला अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। इसको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। इस बिंदु के अंदर हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं, पिछड़े बालक क्या होते हैं, इसके अलावा जो है प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, सृजनशील बालक क्या होते हैं, बाल अपराधी बालक क्या होते हैं। इस तरह के भिन्न भिन्न श्रेणियों के बालकों को लेकर के भी यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, ताकि हमें ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इसकी उपादेयता क्या है और किस तरह से इसको हमें ध्यान में रखना है। इसके आगे है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे वंश क्रम और वातावरण जो है उसकी क्या भूमिका होती है हमारे विकास के अंदर। वंश क्रम क्या है, वातावरण क्या है, वंश क्रम और वातावरण की क्या भूमिका हमारे विकास में होती है, इसको भी लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। कैसे वंश क्रम प्रभावित करता है एक बालक के विकास को, उसके क्या क्या प्रभाव आते हैं बालक पर, कैसे वातावरण प्रभावित करता है एक बालक के विकास को, उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, किस लेवल तक देखने को मिलते हैं, किस तरह से वंश क्रम और वातावरण की भूमिका है बालक के विकास में, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी सुनिश्चित रूप से अपने को 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने तय हैं। इसके बाद में सीखने की आवश्यकता की पहचान। दोस्तों एक बालक जो विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए आता है, एक बालक जो विद्यालय में पढ़ने के लिए उपस्थित होता है, उस बालक की सीखने की आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड को समझना, उसकी आवश्यकता को समझना और उसकी आवश्यकता को समझते हुए उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना। किसी भी बालक की सीखने की आवश्यकता को समझना और फिर उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने की दिशा में कोई कार्य करना, कोई व्यवहार करना, अपने आप में क्या कहलाता है? अपने आप के अंदर वो कहलाता है एक बालक के सीखने की आवश्यकता की पहचान करते हुए उसको नवीन प्रकार से सिखाने के प्रयासों के साथ में जोड़ना। सामान्यतया एक उपलब्धि प्रकार का परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से एक बालक की सीखने की कहाँ तक की आवश्यकता पूरी हो गई है और कहाँ तक अब उसको सीखना बाकी है, किस सीमा तक उसने सीख लिया है, कौन सी सीमा तक उसको सीखना बाकी है, इसको लेकर के चर्चा की जाती है। तो कुछ विशेष प्रकार के व्यवहारों के माध्यम से उन आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करना और किस तरह उन बालकों को सही दिशा दी जा सकती है, उसको लेकर के उन मुद्दों के ऊपर भी यहाँ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में हमारे पाठ्यक्रम में नेक्स्ट जो बचता है वो है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग। दोस्तों एक बालक जिस विद्यालय में पढ़ता है, एक शिक्षक के द्वारा जिस विद्यालय में कोई कार्य किया जाता है, शिक्षण कार्य किया जाता है, तो शिक्षण कार्य करने के लिए क्या माहौल चाहिए, क्या वातावरण चाहिए, किस तरह के माहौल, किस तरह के वातावरण में शिक्षक काम करेगा तो बेहतर प्रकार का काम होगा,
श्रेष्ठ प्रकार का काम होगा, उत्तम प्रकार से वो अपने बालकों को सिखा पाएगा। इन सब को लेकर के जो है इस बिंदु के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। यानी विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए जिसमें बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, कक्षा कक्ष का व्यवहारिक वातावरण कैसा होना चाहिए, कक्षा कक्ष में व्यवहार की उपादेयता क्या है, इनको लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम जो बातचीत करेंगे उसके अंदर जो बातचीत होगी वो क्या होगी, शिक्षण कला क्या है और वातावरण क्या है, इन दोनों को समावेशित करते हुए यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट में हमारा इसमें बिंदु है दोस्तों, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। दिव्यांग छात्रों का मतलब होता है जो किसी न किसी प्रकार से आवश्यकता वाले बालक होते हैं, आवश्यकता वाले बालक होते हैं। अब ये जो आवश्यकता वाले बालक होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, ये मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं, ये पिछड़े बालक हो सकते हैं, मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं, पिछड़े बालक हो सकते हैं, ये अंधे बालक हो सकते हैं, ये बहरे बालक हो सकते हैं, गूंगे बालक हो सकते हैं, और इसके बाद में शारीरिक विकलांग बालक भी हो सकते हैं दोस्तों, शारीरिक विकलांग बालक भी हो सकते हैं। किसी भी श्रेणी का बालक है वो दिव्यांग की श्रेणी में आता है। किसी न किसी अंग के कारण वो पूर्णता को नहीं होता, उसमें कोई न कोई कमी होती है। उस कमी को कैसे ध्यान में रखा जाए और किस तरह से उस कमी के होते हुए भी उस बालक को शिक्षा की एक दिशा दी जाए, सही शैक्षिक वातावरण दिया जाए, सही दिशा में उसको प्रगति प्रदान की जाए, इसको लेकर के एक शिक्षक के रूप में काम करते समय किन किन बातों का, किन किन मुद्दों का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए भी हमें इस टॉपिक को विस्तार से देखना है, पढ़ना है। तो ये भी हमारे लिए वर्तमान परिवेश के अनुसार यदि बात करते हैं, वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार बात करते हैं, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सुपर टेट से संबंधित ये दो छोटे छोटे महत्वपूर्ण आपके यूनिट्स हैं उनको लेकर के बात करेंगे, जिसमें एक तो शिक्षण से संबंधित, शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, और दूसरा बाल विकास से संबंधित है, बालक के डेवलपमेंट से संबंधित है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पूर्ण मनोविज्ञान की विषय वस्तु भले ही नहीं है, लेकिन सुपर टेट की परीक्षा के अंदर मनोविज्ञान के व्यवहारिक पृष्ठभूमि से या व्यवहारिक पक्ष से 100% प्रश्न पूछे जाने की हमेशा संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम इन सभी प्रकार के बालकों की बात करते हैं और उससे भी बड़ी बात कक्षा कक्ष में शिक्षण व्यवहारिक उपादेयता की बात करते हैं, सीखने के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो सारा मनोविज्ञान समाहित हो जाता है। ये अंडरस्टूड है। सीखने के सिद्धांतों में आपको अधिगम का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, नैतिकता का भी पूछा जा सकता है, विकास की कोई बात है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। इसका मतलब हमारा ये लिखित के अंदर जो पाठ्यक्रम है वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हो सकता है, लेकिन इसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है और व्यापक दृष्टिकोण से इसको देखना, समझना, पढ़ना जरूरी है। तभी जाकर के हम हमारे वास्तविक प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंच पाएंगे। इसी आशा के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में कि आप जो इस परिचर्चा को ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे, पाठ्यक्रम क्या है, किस तरह से उसमें हम पढ़ेंगे उसको समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैं अभी इस क्लास से आपसे विदा लूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में पाठ्यक्रम के पहले बिंदु के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।